भरोसा भरोसा शब्द अपने आप में एक अहम भूमिका रखता है। और बात जब भरोसे पूरे देश में कायम करने की आती है तो न्यूज मीडिया कहीं ना कहीं एक अहम रोल और एक अहम भूमिका अपनी निभाता है। नमस्कार, स्वागत है आपका ज्ञान वार्ता के रूबरू में और मैं हूं आपके साथ सुनील। अक्सर न्यूज मीडिया चैनल्स पे और अक्सर मीडिया पे सवाल उठते रहते हैं न्यूज क्रेडिबिलिटी को लेकर। और आज हमारे साथ ऐसे ही एक शख्स जुड़ चुके हैं जो कि बहुत ही अनुभवी है, अनुरेश के द्विवेदी सर, जो कि जिनका कई सालों का एक्सपीरियंस रहा है मीडिया में। तो सर, मैं आपका स्वागत करता हूं। और कहीं ना कहीं न्यूज क्रेडिबिलिटी को लेकर लोगों के मनों में आज के टाइम में चीजें चल रही हैं, उनको क्लियर करने की कोशिश करेंगे। और सर, मेरे कई सारे सवाल भी हैं न्यूज क्रेडिबिलिटी को लेकर। तो सर बहुत बहुत धन्यवाद आपका। देखिए, ऐसा है कि जो मीडिया है इसे हम लोकतंत्र का चौथा स्तंभ मानते हैं। ये किताबी बातें आज के दौर में हो गई हैं कि किताबों में ऐसा लिखा है, पत्रकारिता की किताबों में लिखा है कि लोकतंत्र का चौथा स्तंभ जो है पत्रकारिता है। या यूं कहें कि किताबों में ये भी लिखा हुआ है कि पत्रकारों को जनता की आवाज बनना चाहिए, किसी पार्टी की आवाज नहीं बनना चाहिए, किसी नेता की आवाज नहीं बनना चाहिए, किसी कॉर्पोरेट सेक्टर की आवाज नहीं बनना चाहिए। लेकिन अगर आप बहुत गंभीरता से ऑब्जर्व करें, देखें, तो आपको पता चलेगा कि जो मीडिया की क्रेडिबिलिटी है वो लगातार डाउन हो रही है। तो जब आपकी खबरें विश्वसनीय ही नहीं होंगी, जो हमारे देश की जनता है अगर आपकी खबरों को विश्वसनीय ही नहीं मानेगी, तो फिर आपके पत्रकार होने पर सवाल उठेगा और आप जिस तरह की पत्रकारिता कर रहे हैं उस पर भी सवाल उठेगा। तो ये बहुत ही लाजमी सी बात है कि पत्रकारिता की जो वर्तमान स्थिति है उस पर गंभीर चिंतन किया जाए, मनन किया जाए और उन बिंदुओं की तरफ ध्यान दिया जाए कि आखिरकार वे कौन से कारण हैं जिनकी वजह से मीडिया क्रेडिबिलिटी लगातार डाउन हो रही है, क्रेडिबिलिटी क्राइसिस हो रहा है। इन कारणों की आप पड़ताल करेंगे तो आपको पता चलेगा कि कोई एक कारण नहीं, अनेकों कारण हैं। तो अब इस पर विचार करने के लिए एक रिसर्च की बेहद जरूरी है, और वो रिसर्च ऐसी हो जिसमें जो व्यूअर्स हैं, जो दर्शक हैं या पाठक हैं या श्रोता हैं, उनकी ओपिनियन को भी कंसीडर किया जाए। तो जो मेरी पुस्तक है क्रेडिबिलिटी ऑफ न्यूज चैनल्स, उस बीच में एक फोन आ गया था, नेटवर्क इशू कर दिया मैंने। हाँ सर, नेटवर्क इशू। हाँ, तो मैं आपको ये बता दे रहा हूँ कि जो टीवी न्यूज चैनलों की क्रेडिबिलिटी है वो बहुत ही ज्यादा खतरनाक स्तर पर पहुंच चुकी है। यानी आप ये कह सकते हैं कि न्यूज चैनल जब से नॉइज चैनल बन गए हैं तब से उनकी क्रेडिबिलिटी बिल्कुल जीरो पर आ गई है। तो इसलिए हमने दर्शकों का इसमें क्वेश्चनायर तैयार किया, दर्शकों से पूछे कि भाई आपको ऐसा क्यों लगता है, क्या कारण है। तो उन्होंने बताया कि वही हिंदू मुस्लिम, वही इस तरह की पाकिस्तान और अफगानिस्तान, वही सब जो है, जो खबर है, असली खबर है, असली मुद्दे हैं, वो टेलीविजन स्क्रीन से गायब है। तो कहीं ना कहीं खबरों का परसेप्शन लगातार दर्शकों के बीच में बदल रहा है। इसलिए मेरा ऐसा मानना है कि दर्शकों की जो एक न्यूज के प्रति उनका लगाव है, जो वो सच्ची और अच्छी खबरें देखना चाहते हैं, उन्हीं खबरों को, उन्हीं मुद्दों को चैनलों को दिखाया जाना चाहिए। तो वहीं दूसरी तरफ मेरी रिसर्च में दर्शकों का पॉइंट ऑफ व्यू है, तो दूसरी तरफ मीडिया में खासतौर पर न्यूज चैनलों में जो काम करने वाले रिपोर्टर हैं, एंकर हैं, प्रोड्यूसर हैं, उनका भी मैंने ओपिनियन लिया है कि भाई वो ऐसे प्रोग्राम क्यों बनाते हैं, ऐसे बुलेटिन में ऐसी खबरें क्यों दिखाते हैं, बार बार वही खबरें दिखाते हैं जो बहुत अच्छी नहीं है, या यूं कह लें कि वो खबर के नाम पर खिलवाड़ है। तो उनका ये कहना है कि हमारे ऊपर दबाव रहता है, कभी टीआरपी का दबाव है, कभी बॉस का दबाव है, कभी मालिकों का दबाव है। तो ये दबाव क्यों है और इस दबाव को दूर करने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं, इन सारे सवालों का जवाब मैंने अपनी पुस्तक के माध्यम से देने का प्रयास किया है। जी सर, कहीं ना कहीं आप सभी जानते हैं कि अगले 5 राज्यों में चुनाव होने वाले हैं अगले साल, कहीं ना कहीं 2022 में, और उसमें यूपी का एक बहुत बड़ा महत्व भी है। और सर, अक्सर सवाल उठते हैं कि कहीं ना कहीं मीडिया आज के टाइम में गोदी मीडिया बन चुकी है।
तो सर आप इस टर्म के बारे में क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ऐसा है कि मैं मीडिया को मीडिया ही बने रहने देने पर ज्यादा जोर देता हूँ, और मुझे ऐसा लगता है कि मीडिया को मीडिया ही बने रहने दो, इसको कोई और नाम ना दो। लेकिन अगर इसका कोई और नाम दिया जा रहा है, चाहे वो गोदी मीडिया हो, चाहे वो विरोधी मीडिया हो, तो ये चैनलों की कार्य प्रणाली को ध्यान में रखते हुए दिया जा रहा है। और ये नाम कौन दे रहा है? जो दर्शक हैं वही बता रहे हैं कि भाई ये चैनल जो है इस पार्टी का है, ये चैनल उस पार्टी का है। तो कहीं ना कहीं चैनलों के लिए तो बहुत ही गंभीर स्थिति है कि उनकी इमेज ऐसी बनती जा रही है कि वो माना जा रहा है कि ये एक सत्ताधारी पार्टी का चैनल है, ये विपक्ष का चैनल है, और ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। आपने चुनावों का जिक्र किया, अब जरा देखिए कि चुनावों के दौरान फेक न्यूज बहुत अधिक मात्रा में फैलती है। कई बार ऐसा है कि जो रिपोर्टर है वो उस इलाके में कितने विकास कार्य हुए हैं, उस इलाके का जो जनप्रतिनिधि है उसने जमीनी स्तर पर कितना काम किया है, इस पर फोकस कम रहता है। लेकिन हाँ, इस पर फोकस ज्यादा रहता है कि वो नेताजी कहाँ कहाँ जा रहे हैं, कौन कौन से नए लुभावने वायदे कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये पेड न्यूज का कॉन्सेप्ट भी चुनावों के दौरान बहुत देखने को मिलता है। तो चाहे पेड न्यूज हो, चाहे फेक न्यूज हो, यही तो सबसे बड़े कारण है जो आज की जनता समझती है। भाई, हमारे देश की जनता को आप जो है बेवकूफ नहीं बना सकते हैं, खास तौर पर जब सोशल मीडिया का जमाना है। आपको पता है कि आज का युवा सोशल मीडिया में सबसे अधिक सक्रिय है। अगर आप कुछ भी गलत करते हैं, कुछ भी गलत दिखाते हैं, तो वो तुरंत अपनी प्रतिक्रिया अपने फेसबुक पर, ट्विटर पर कहीं ना कहीं देते हैं। तो जो हमारा युवा दर्शक वर्ग है, जो मीडिया पर भरोसा करना चाहता है, जब उसके सामने ऐसी सिचुएशन आती है, अरे भाई पेड न्यूज जैसा हमें प्रोग्राम लग रहा है, या ये खबर तो ऐसे अखबार में छपी है जैसे ये समाचार ना होकर प्रचार हो, तो कहीं ना कहीं फिर उसकी जो है क्रेडिबिलिटी डाउन होती है। इसलिए सोशल मीडिया के इस युग में फेक न्यूज से भी बचा जाना चाहिए और पेड न्यूज से भी बचा जाना चाहिए। जो रियल न्यूज है वही दिखानी चाहिए, वही बतानी चाहिए। तो सर कहीं ना कहीं देखा जाए तो आज के टाइम में न्यूज चैनल्स में एक मिथ है कि कहीं ना कहीं प्रॉफिट मोटिव होने के साथ साथ वो अपनी क्रेडिबिलिटी को मेंटेन नहीं कर पाते। तो सर आपका क्या मानना है कि क्या प्रॉफिट मोटिव होना या फिर एक ऑर्गेनाइजेशन के सर्वाइवल के साथ रहना कहीं ना कहीं एक मिथ है कि ये सर्वाइव नहीं कर पाएंगे अगर ये लोग नॉइस के तरीके से न्यूज को नहीं दिखा पाएंगे तो? नहीं, देखिए, ये मिथ नहीं है, ये फैक्ट है। चैनल चलाना करोड़ों का कारोबार है, लेकिन आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि जो सरकारी चैनल्स हैं, दूरदर्शन की मैं अगर बात करूं तो उनको एक अच्छा खासा जो है अमाउंट मिलता है। उनकी फंडिंग जो है आईबी मिनिस्ट्री के द्वारा या यूं कहें सरकार के द्वारा की जाती है, इसलिए उनके सामने विज्ञापनों का उतना अधिक दबाव नहीं है। लेकिन प्राइवेट चैनलों के सामने विज्ञापनों का दबाव है, क्योंकि जब तक हमें इस कड़वी सच्चाई को हम नहीं समझेंगे कि हमारे पास अगर एडवर्टीजमेंट नहीं होंगे, कमर्शियल्स नहीं होंगे, विज्ञापन नहीं होंगे, तो हम चैनल कैसे चलाएंगे? जो लाखों रुपए लेकर के ये अच्छे बड़े एंकर हैं या प्रोड्यूसर हैं या जो भी न्यूज चैनल में काम करने वाले लोग हैं, उनको सैलरी कैसे देंगे? और न्यूज को आजकल टीवी पे दिखाना एक खर्चीला माध्यम बन गया है। लेकिन सवाल ये है, तो क्या इसके लिए पैसे कमाने के लिए ईमानदारी तरीके से आप विज्ञापनों का प्रसारण नहीं कर सकते? जो एक न्यूज ब्रॉडकास्टर्स एसोसिएशन है, चैनलों की ही ऑर्गेनाइजेशन है, उन्होंने बहुत अच्छे नियम कानून बनाए हैं, बहुत अच्छी गाइडलाइंस दी हैं, लेकिन उन गाइडलाइंस का चैनल वाले फॉलो कितना करते हैं, इस पर हमें ध्यान देना होगा। दूसरी तरफ बिना विज्ञापनों के चैनल नहीं चलेगा, ये बात 100% सत्य है, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि आपका नाम तो समाचार चैनल है लेकिन दरअसल आप प्रचार चैनल बन गए हैं। और विज्ञापनों के लिए, खासतौर पर सरकारी विज्ञापनों के लिए, कि आपको छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट का विज्ञापन लेना है तो आप छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट की जो निगेटिव अगर कोई न्यूज आ गई तो आप उसको हटा देंगे, क्यों? ताकि आपको वो विज्ञापन मिलता रहे। तो ये कंप्रोमाइज करना हुआ। ये मैंने एक एग्जांपल दिया छत्तीसगढ़ का, ऐसे ही पंजाब का है, यूपी का है, आप सब जगह देखते होंगे कि वो बकायदा एक पेड एडवर्टीजमेंट होता है। तो ये बात हमें मजबूती के साथ जो चैनल के एडिटर हैं, संपादक हैं, या जो भी हमारे मार्केटिंग, सेल्स और मार्केटिंग टीम के सीनियर लोग हैं, वो इस बात को बिल्कुल कह दें कि भाई विज्ञापन अपनी जगह है, समाचार अपनी जगह है। आप विज्ञापन हमें देंगे तो अच्छी बात है, लेकिन हम समाचारों से समझौता नहीं करेंगे।
ये नहीं कहेंगे कि हम भाई आपकी सरकार का विज्ञापन कर रहे हैं, दिल्ली सरकार का, केजरीवाल सरकार का विज्ञापन कर रहे हैं, तो अगर केजरीवाल के दिल्ली में कहीं कुछ गलत काम हो रहा है तो हम उस खबर को छुपा लेंगे या उस खबर को हटा देंगे। ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। तो जब ये मनोस्थिति इतनी मजबूत बन जाएगी हमारे एडिटोरियल टीम की, तो अब ये जाके स्थिति सॉल्व होगी। और ऐसा नहीं है कि अगर सामान्य विज्ञापन आपके पास आते हैं, आप अच्छा कंटेंट देंगे, आपके पास विज्ञापन जरूर आएंगे। भले पॉलिटिकल विज्ञापन ना है, भले किसी सरकारों के विज्ञापन ना है, लेकिन मर्सिडीज गाड़ी के विज्ञापन आएंगे अगर आपकी प्रोग्रामिंग में वो बात है, अगर आपकी न्यूज चैनल की क्रेडिबिलिटी अच्छी है, अगर आपके न्यूज चैनल की जो इमेज है वो पब्लिक के बीच में अच्छी है, तो यकीन मानो जो दूसरे विज्ञापन है, किसी भी फील्ड के विज्ञापन हो, ब्यूटी प्रोडक्ट्स हो या फिर आप ऑटोमोबाइल सेक्टर के आप ले लीजिए, बाइक वगैरह है, ढेरों विज्ञापन है, ये आपको विज्ञापन जरूर देंगे, आप उससे अपना काम चलाइए। लेकिन होता क्या है कि ये सरकारी विज्ञापनों के चक्कर में कि भाई अब अगर आपने मान लीजिए, उदाहरण के तौर पर मैं बता रहा हूँ, पतंजलि ने आपको हर चैनल को अच्छे खासे विज्ञापन दे रखे हैं। अब ऐसे में अगर पतंजलि ग्रुप के द्वारा या बाबा रामदेव जी के द्वारा कुछ ऐसी खबर आती है जो कि निगेटिव है, तो ऐसे में दोनों तरफ से दबाव रहता है। यानी पतंजलि ग्रुप के जो मैनेजमेंट के लोग होते हैं वो कह देते हैं कि भाई ये खबर मत चलाना, नहीं तो हम तुम्हारा विज्ञापन रोक देंगे। तो वहीं दूसरी तरफ चैनल वाले भी उनके आगे नतमस्तक हो जाते हैं, अरे भाई ये खबर मत चलाना, हरिद्वार से जुड़ी है या बाबा जी से जुड़ी हुई है और निगेटिव खबर है। तो कहीं ना कहीं ये कंप्रोमाइज वाली जो सिचुएशन है ना, इसमें बदलाव आना चाहिए। तभी जो है विज्ञापन भी आप दिखा सकते हैं और आप न्यूज भी दिखा सकते हैं। और मानिए कि आप आधे घंटे का बुलेटिन बना रहे हैं, तो 20-22 मिनट आपको समाचार ही दिखाना है। तो आपका जो नियम बना है कि भाई हम इतने मिनट हम न्यूज दिखाएंगे और 10 मिनट जो होंगे वो हम विज्ञापनों के लिए रिजर्व कर रखे हैं। जबकि कई बार अगर आप चैनलों को ऑब्जर्व करें तो ऐसा लगता है कि अभी एक स्टोरी आई, 1 मिनट तक स्टोरी चली, इसके बाद ब्रेक आ गया, इसके बाद लंबा ब्रेक रहा, फिर मुश्किल से 30 सेकंड की एक स्टोरी आई, फिर ब्रेक पे चले गए। तो आप ऑब्जर्व कीजिए कि आधे घंटे के न्यूज बुलेटिन में कितने मिनट ये समाचार दिखाते हैं और कितने मिनट ये प्रचार करते हैं। तो कहीं ना कहीं इसमें बैलेंस रखने की भी बेहद जरूरी बात है। सर अगला क्वेश्चन ये है कि कहीं ना कहीं ऐसा आपने कहा कि इसे मेंटेन करा जा सकता है अगर, क्योंकि हर चीज को एक सही लेवल पे लेकर जाया जाए। और सर कहीं ना कहीं जो NAB, जो नेशनल ब्रॉडकास्टिंग एसोसिएशंस हैं, वो कहीं ना कहीं यहाँ पे क्या भूमिका निभा रही है? जो भी न्यूज कंटेंट दिखाया जा रहा है, कहीं ना कहीं इसकी रेगुलेटरी पे सवाल नहीं उठते कि ऐसी जो अथॉरिटीज हैं वो क्या कर रही हैं इन चीजों को संभालने के लिए? बहुत अच्छा सवाल है आपका। और मुझे लगता है ये अथॉरिटीज बल्कि वैसे ही है कि हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और, या दूसरे शब्दों में कहें तो एक ऐसा टाइगर है जो है टूथलेस है, टीथलेस है, दांत ही नहीं है, वो काट ही नहीं पाएगा। तो ये बात मैं क्यों कह रहा हूँ? ये इसलिए कह रहा हूँ कि ये सेल्फ रेगुलेटरी अथॉरिटी सो कॉल्ड है, मतलब तथाकथित अथॉरिटी है ये। इसके पास कहने के लिए कोई बहुत बड़े पावर नहीं है कि जो है इस पर जो है सख्त एक्शन लिया जाए, या जो इन्होंने गाइडलाइंस बना रखी हैं। अब NBA की वेबसाइट पे जाइए, बहुत अच्छी गाइडलाइन बनी है कि इलेक्शन की कवरेज करते समय आपको किन बातों का ध्यान में रखना है, अगर कहीं जो है दंगा फसाद हो रहा है तो आपको किन किन बातों का ध्यान में रखना है, न्यूज रिपोर्टिंग करते समय, न्यूज राइटिंग करते समय या न्यूज एंकरिंग करते समय। या फिर यूं कहें कि कहीं पर जो है आतंकवादी घटना हुई है तो उसको हमें कैसे कवर करना है। तो सवाल ये है कि आपने गाइडलाइन बना दिया जो कि उस रेगुलेटरी अथॉरिटी का काम है, लेकिन उसके इम्प्लीमेंटेशन पर नजर रखना भी तो उसी का काम है कि भाई वो जो गाइडलाइन आपने बनाई है उसका ईमानदारी से, ट्रांसपेरेंसी के साथ में चैनल वाले उसको फॉलो करते हैं या नहीं करते। तो सवाल यहाँ इम्प्लीमेंटेशन के लेवल का है कि भाई हमने गाइडलाइन बना दिया लेकिन वो फॉलो नहीं हो रही है। दूसरी बात कि अगर वो फॉलो नहीं हो रही है तो उसके लिए कोई फेक न्यूज चैनल चला रहा है या कोई फेक नैरेटिव सेट कर रहा है अपने न्यूज के माध्यम से, तो उस पर कार्रवाई क्या की जा रही है? क्या कोई सख्त कार्रवाई की जा रही है? हालांकि 2-4 ऐसे आपको अपवाद स्वरूप ऐसे उदाहरण मिल जाएंगे यहाँ पर NBA ने सख्त कार्रवाई की है, तो चैनल को ज्यादा से ज्यादा क्या बोला है कि भाई आप टिकर पे एक लाइन लिख के चला दीजिए कि खेद हम प्रकट करते हैं, या फिर जो है आप माफीनामा मांग लीजिए, बस इतने में हो गया। जब बहुत ही ज्यादा कुछ ब्लंडर होता है, मुझे याद आ रहा है कि उमा खुराना जो दिल्ली की टीचर का केस था, इसमें बहुत ही फेक तरीके से लाइव इंडिया जो अब बंद हो चुका है उस जमाने में, और वही जो आजकल पूरे देश का DNA करते हैं, वो उस समय उस चैनल के एडिटर थे, और उनकी पूरी रिपोर्टिंग की टीम ने ऐसी उमा खुराना टीचर को बदनाम किया कि ये पूछो मत। जब उसकी बहुत ज्यादा हाइप हो गई सोशल मीडिया में या बाकी जो है जगहों पर, तब जाकर के उसमें सख्त कार्रवाई हुई और उस चैनल को ब्लैकआउट कर दिया गया। पूरा 1 महीने तक वो चैनल बंद रहा। तो ये
सख्त सजा थी, ये बड़ी सजा थी। तो उसी तरीके से मुझे लग रहा है कि रेगुलेटरी अथॉरिटी तभी काम की है जब वो सच में कोई ऐसा काम करे कि अगर आप हमारी गाइडलाइंस को नहीं मानोगे, सही तरीके से काम नहीं करोगे, तो हम आप पर ये सख्ती करेंगे, ये कार्रवाई करेंगे और निष्पक्ष भाव से करेंगे। अब आप देखो एनबीए में जो लोग हैं तो वो सब चैनलों के ही लोग हैं, तो वो क्यों चाहेंगे कि भाई हमारे ऊपर कोई जो ऐसी कार्रवाई हो, अदरवाइज वो छोड़ देंगे। इंडिया टीवी इसका एग्जांपल है, बीच में ऐसा कुछ मनमुटाव हुआ, उन्होंने छोड़ दिया और दूसरी बार फिर ज्वाइन कर लिया। ऐसे अर्नब वाला जो चैनल है, उन्होंने पहले बीच में जब उनके ऊपर कुछ ऐसी कार्रवाई करने की बात की गई या शायद कुछ हुआ तो उन्होंने एनबीए का मेंबरशिप छोड़ दी। तो कहीं ना कहीं ये दबाव बनाते हैं ये चैनल वाले। तो इसलिए मुझे लगता है कि एक ट्रांसपेरेंट होनी चाहिए रेगुलेटरी अथॉरिटी, और उसमें चैनलों के बाहर के लोग भी होने चाहिए, सरकार के लोग भी होने चाहिए, और जो एक्सपर्ट लोग हैं, कोई रिटायर्ड जज हो सकता है, कोई सीबीआई के रिटायर्ड ऑफिसर हो सकते हैं। मतलब एक न्यूट्रल पैनल होना चाहिए जो कि इस रेगुलेटरी अथॉरिटी को चलाए और ईमानदारी से सही से जो है मूल्यांकन करने के बाद चैनलों पर कार्रवाई भी करे। सर, कहीं ना कहीं देखा जा रहा है कि आज के टाइम में जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनकी ओनरशिप ज्यादातर न्यूज चैनल्स की तो नजर आती है, और यही सबसे बड़ा कारण भी माना जाता है कि कहीं ना कहीं पॉलिटिकल पार्टीज की जो भी उनकी अपनी एक अजम्पशंस हैं या फिर जो वो एक मेमोरेंडम अपना फैलाना चाह रहे हैं, प्रोपेगेंडा फैलाना चाह रहे हैं, वो अपनी जो अपनी ओपिनियंस होते हैं वो न्यूज चैनल्स के थ्रू लोगों तक पहुंचाते हैं। तो कहीं ना कहीं ये बायस नहीं होता, क्योंकि लोगों तक वो पहुंचाया जा रहा है जो वो कहना चाहते हैं। वो अगर अपनी इमेज को सही प्रूव करना चाहते हैं तो वो शो करते हैं, और जो गलत करना चाहते हैं तो वो शो करते हैं। तो कहीं ना कहीं ये बहुत तरीके से बायस हो गया। तो सर, आपका क्या मानना है? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल सही आपका विचार है। होता दरअसल यही है कि चैनल वाले का नाम है समाचार चैनल, लेकिन वो प्रचार चैनल बन गए। तो समाचार और प्रचार, इसमें हमें बहुत अच्छे से अंतर पता करना चाहिए, और सब लोगों को पता भी है। लेकिन कई बार प्रचार इस तरीके से समाचार के रूप में किया जाता है कि हमारे दर्शकों को आप बेवकूफ नहीं बना सकते हैं। वो समझ जाते हैं कि ये इस पार्टी का दरअसल प्रचार कर रहा है, समाचार ये नहीं दे रहा है। तो वहीं पर जो आप कह रहे हैं कि बायसनेस वाली बात आ जाती है, तो बिल्कुल सही बात है ये, और शायद ये एक बहुत बड़ा कारण है जो मेरी पुस्तक में इसका बहुत ही अच्छे से डिस्क्राइब किया गया है कि आखिरकार ये समाचार जो है चैनल, ये क्यों प्रचार करते हैं, ये क्यों जो है किसी भी एक विशेष पार्टी, विशेष नेताओं के जो है प्रभाव में आ जाते हैं, या यूं कहें दबाव में आ जाते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये क्रेडिबिलिटी क्राइसिस का एक बड़ा कारण है। अगर चैनल वाले चाहते हैं कि उनकी क्रेडिबिलिटी अच्छी रहे पब्लिक के बीच में, उनकी इमेज अच्छी रहे, तो फिर उनको समाचार और प्रचार दो अलग अलग तरीके से अपने प्रोग्राम बनाने होंगे। इनको मिक्स नहीं करना होगा, क्योंकि जैसे ही आपने मिक्स कर दिया तो वैसे ही जो है आपकी इमेज खराब हो गई, आपकी क्रेडिबिलिटी डाउन हो गई। तो यहाँ पे हमें ये ध्यान रखना बेहद जरूरी है। समाचारों की अपनी जगह है, प्रचार के लिए आपका एडवर्टीजमेंट साफ तौर पर एक अलग है। तो इसलिए किसी भी के दबाव में या प्रभाव में नहीं आना चाहिए, तभी आप सच्ची और ईमानदारी पत्रकारिता कर सकते हैं। सर, एग्जैगरेशन ऑफ न्यूज कोई नई बात तो है नहीं, किसी न्यूज को बड़ा चढ़ा के दिखाना वो पहली बार तो हो नहीं रहा, पर कहीं ना कहीं ये भी तो एक मिथ है ना कि न्यूज चैनल सोचते हैं कि किसी भी चीज को अगर बड़ा चढ़ा के ना दिखाया जाए, उसमें मसाला ना डाला जाए, तो कहीं ना कहीं जो उनकी व्यूअरशिप है वो घट जाएगी। तो सर, आपका कहाँ तक मानना है कि ये कहाँ तक सच्चाई है? नहीं, देखो, कुछ हद तक तो सच्चाई है, लेकिन ऐसा नहीं है कि पूरी यही बात सच्ची है, क्योंकि आप उस खबर को आराम से भी दिखा सकते हैं, बिना चीखे चिल्लाए, बिना उस खबर से खिलवाड़ किए हुए, बिना जो है प्रोपोगंडा फैलाए हुए। आप उस खबर को खबर के रूप में दिखाइए। खबर सही है या खबर गलत है, या खबर को लेकर के आपकी जो थिंकिंग है, पर्सनल जो आपके ओपिनियन है, ये उस पर मिक्स मत कीजिए। तो न्यूज और आपका ओपिनियन और एडवर्टीजमेंट, ये तीनों अलग अलग चीजें हैं। इनको आपस में घालमेल कर दिया गया है आजकल के चैनलों में, इसीलिए ये प्रॉब्लम आती है। और रही बात ये कि जब आप कहते हैं कि न्यूज में क्या होता है, टीवी न्यूज में, कि स्टोरी टेलिंग होती है, यहाँ पर सीधे और सपाट तरीके से खबर को नहीं बताया जाता है, और वो उस मीडियम की डिमांड है। क्योंकि जैसे आप न्यूज़पेपर में खबर छाप देंगे, उसी तरह की खबर आप टीवी पे नहीं दिखा सकते। खबर वही है, लेकिन दिखाने का, बताने का तरीका डिफरेंट है। तो मेरा ऐसा मानना है कि वो अपनी न्यूज स्टोरी टेलिंग के प्रोसेस को चैनल वाले ऐसा रखें कि वो रियल लगे, वो ये ना लगे कि दरअसल ये तो प्रोपेगेंडा फैला रहे हैं।
इतना ज्यादा चीखना चिल्लाना भी सही नहीं है, आराम से उस खबर को बताइए। और इस मामले में कहीं बहुत अच्छा जो है परफॉर्मेंस हमारे सरकारी चैनलों का है, डीडी न्यूज का है, अभी संसद टीवी आ गया है, लोकसभा और राज्यसभा टीवी को मर्ज करके। ये लोग इनकी प्रोग्रामिंग देखिए, इनके इंटरव्यूज देखिए, इनके न्यूज बुलेटिन देखिए, बहुत ही अच्छे तरीके से इनके डिबेट शो बहुत अच्छे तरीके से होते हैं। बस इसमें ड्रॉबैक ये है कि ये तो जो है एक तरीके से कहा जाता है, इनको ऐसा माना जाता है कि सरकार के भोपू वाले चैनल है, ठीक है ना, कि सरकार का ही प्रचार करते रहते हैं। लेकिन मैं न्यूज प्रोग्रामिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर बात करूं तो ये लोग फिर भी सही तरीके से अपनी खबर को प्रेजेंट करते हैं, जबकि प्राइवेट चैनल वाले उस खबर को हाइप क्रिएट कर देते हैं और ये कहीं ना कहीं फिर मीडिया ट्रायल में बदल जाता है, जिसमें ये चैनल वाले या एंकर या जर्नलिस्ट खुद ही जज की भूमिका में आ जाते हैं। जैसे अभी सुशांत वाले केस में आप देख लीजिए, उसकी गर्लफ्रेंड पर एक तरीके से पूरी तरीके से ये जज कर दिया चैनलों ने कि इसी ने उसको मारा है या इसी ने उसके मरवाने की साजिश रची है। तो जब जर्नलिस्ट जो है जज की भूमिका में आ जाता है तो क्रेडिबिलिटी आपकी ऑटोमेटिक डाउन हो जाएगी, क्योंकि आपका काम है खबर को दे देना। अब वो खबर सही है या गलत है उसका जो है फैसला जनता करेगी देश की, या फिर जो संबंधित एजेंसियां हैं, जांच पड़ताल अभी चल रही है, सीबीआई इंक्वायरी कर रही है सुशांत केस में, जो इंक्वायरी का रिजल्ट है आप उसके अनुसार अपनी खबर को दिखाइए, या अभी आर्यन खान वाले केस को दे दीजिए। जरूरत से ज्यादा हाइप क्रिएट करना अपने आप में आपकी क्रेडिबिलिटी को संकट में डाल देता है। तो मुझे लगता है चैनलों को ऐसा नहीं करना चाहिए। सर, अंत में मैं आपका धन्यवाद करना चाहूंगा क्योंकि आपने मुझे इतना कीमती समय दिया, और साथ में मैं इसलिए भी धन्यवाद करना चाहूंगा क्योंकि कहीं ना कहीं आप एक बहुत ज्यादा सहयोग कर रहे हैं, क्योंकि आपकी अभी लेटेस्ट में बुक रिलीज हुई थी, द क्रेडिबिलिटी ऑफ न्यूज चैनल्स। कहीं ना कहीं आपने इसके द्वारा लोगों को ये बताया कि क्रेडिबिलिटी में और असल में नॉइज में फर्क क्या है। लोग जो आज के टाइम में देख रहे हैं क्या वो सही है या गलत है, वो उस चीज का फर्क कैसे बता सके या वो कैसे कर सके। तो सर, मैं आपका धन्यवाद करना चाहूंगा, आपने मुझे इतना कीमती समय दिया अपना, और फिर से मुलाकात होगी ज्ञान वार्ता के रूबरू शो में। धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।